हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट। आज हम आपको लेके आए हैं नागपुर से 60 किलोमीटर दूर पारसिवनी तालुका में स्थित कुवारा भीमसेन गांव में। ये गांव जो है पेंच नदी के किनारे पे स्थित है। आज हम आपको डिस्कवर नागपुर के इस एपिसोड में बताएंगे इस गांव की कहानी, द लेजेंड ऑफ कुवारा भीमसेन। और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखने लायक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुवारा भीमसेन की कहानी, मतलब द स्टोरी बिहाइंड द लेजेंड ऑफ कुवारा भीमसेन। तो ये कहानी है रावण काल के 700 वर्ष पूर्व की कहानी। एक गोंड राजा थे जिनका नाम था राजा भूरा और उनकी बीवी जो थी उनका नाम था रानी कोतमा। अब इन दोनों के 12 पुत्र और पुत्रियां थी, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र जो थे वो थे कुमार भीमा। और कुमार भीमा जो थे वो बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उन्हें गोटुल भेज दिया गया, जिसे आज के एजुकेशन सिस्टम को उस ज़माने में आदिवासी समाज की भाषा में गोटुल कहा जाता था। तो गोटुल में कुमार भीमा को भेजा गया। वहाँ उन्होंने विद्या की शिक्षा लेने के साथ साथ ही शस्त्र की भी शिक्षा ली और महारत उसमें हासिल की। उसके बाद जब कुमार भीमा वापस आए तो राजा भूरा और रानी कोतमा ने सोचा अब कुमार भीमा की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने कुमार भीमा को बताया कि हमारी ऐसी इच्छा है, लेकिन कुमार भीमा ने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन जो है वो समाज कार्य में देना चाहता हूँ, समाज की सेवा में देना चाहता हूँ। बार बार जो रानी और राजा थे, राजा भूरा और रानी कोतमा, बार बार शादी के लिए कुमार भीमा को कहते, लेकिन वो हर बार मना कर देते। एक बार ऐसा हुआ कि जो राजा भूरा के जो बहनोई थे, मतलब रानी कोतमा के भाई, उन्होंने और उनकी पत्नी ने ये सोचा कि हमारी जो बड़ी लड़की है उनकी शादी जो है हम कुमार भीमा से करा देते हैं। और उसी चीज़ को बारे में बात करने के लिए वो राजा भूरा और रानी कोतमा से मिलने आए। उन्होंने अपनी इच्छा जताई। राजा भूरा और रानी कोतमा ने हमेशा की तरह वो प्रपोज़ल जो है वो लेके गए कुमार भीमा के पास। जब उनके मामा ने ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी बड़ी लड़की से शादी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो मैं उनसे बात करके मैं उनको बताना चाहूँगा। तो कुमार भीमा गए अपने मामा के राज्य में, उनसे मिलने गए। जब कुमार भीमा वहाँ पहुँचे तो सबने ये अज़्यूम कर लिया कि कुमार भीमा ने हाँ बोल दी है शादी के लिए, और सारे लोग काफ़ी एक्साइट हो गए। उनका ज़ोर-शोर से स्वागत किया गया वहाँ पे। कुमार भीमा वहाँ जब पहुँचे तो वो बड़ी बहन से वहाँ पे मिले और बड़ी बहन को देखने गए थे वहाँ पे। लेकिन जैसे ही कुमार भीमा वहाँ पे पहुँचे तो जो बड़ी बहन थी जिनका नाम था बमलाई, उनकी जो छोटी बहन थी वो भी कुमार भीमा को देख के मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने भी एक ज़िद पकड़ ली कि मैं शादी करूँगी तो इन्हीं से करूँगी, अदरवाइज़ किसी से नहीं करूँगी। उनकी बड़ी बहन ने भी यही ज़िद पकड़ रखी थी। तो कुमार भीमा उन दोनों को समझाने पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा दोनों बहनों को, एक दिन में 4 फेजेज़ होते हैं। सुबह का जो फेज़ होता है वो होता है भगवान के लिए, दोपहर का जो फेज़ होता है वो होता है गुरु के लिए, और शाम का जो फेज़ होता है वो है माता-पिता के लिए, और आखिर में जो रात का फेज़ होता है वो होता है पति या पत्नी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जब अब चला जाऊँगा, उसके बाद में 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में जभी भी आपसे हो सके, आपको मुझे चौथे फेज़ में ढूँढना है, चौथा फेज़ ख़त्म होने के पहले। मतलब कि सुबह-सुबह मुर्गे की बांग के पहले मुझे आपको ढूँढ के निकालना है। अगर आप लोगों ने मुझे ढूँढ लिया तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। ये कह के कुमार भीमा चले गए डोंगरगढ़। वहाँ गए, वहाँ दर्शन करने गए, अपने गुरु से मिलने गए, वहाँ वो डोंगरगढ़ चले गए। जब उन्होंने देखा कि सारे लोग सोए हैं तो उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा समय है, वो निकल गए। जब कुमार भीमा निकले तो उसके बाद ये दोनों बहनें भी उन्हें ढूँढने निकली। अब कुमार भीमा चलते गए, निकलते गए, घूमते गए, अलग-अलग गाँवों में जाते, गोंड समाज की जो प्रथाएँ हैं, जो शिक्षा है, उनको सीखते और लोगों को सिखाते जाते। दोनों बहनें भी उनके पीछे चलती रही। जिस गाँव में बहनें जाती और पूछती कि कुमार भीमा यहाँ आए थे क्या? तो उस गाँव में उनको पता चलता कि अरे ये तो यहाँ आए थे लेकिन अभी निकले हैं। वो गोटुल भी पहुँची, लेकिन गोटुल में भी उन्हें वही बताया गया। बीच रास्ते में छोटी बहन ने कहा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब बड़ी बहन से कहा कि अब आप ही कुमार भीमा को ढूँढ लीजिए, मुझे पता है आप ढूँढ सकते हो। तो बड़ी बहन भी जो थी, बड़ी ज़िद्दी थी, उन्होंने सोचा कि मैं तो कुमार भीमा को ढूँढ के निकालूँगी। अब ये सब जो है ये चेस का दौर चलता रहा, और कुमार भीमा जो है नानपुर नाम के एक राज्य में यहाँ पे आके इस गढ़ पे, ऊपर में गढ़ है, वहाँ पे आके छुप गए। सुबह-सुबह मुर्गे की बांग हुई,
बड़ी बहन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन मुर्गे की मांग हो चुकी थी, तो वो समझ गई कि अब मैं जो है इनको 4th फेज़ में, मतलब मुर्गे की मांग के पहले मैं इनको ढूँढ नहीं पाई, तो वो निराश होके चले गई। जब वो बड़ी बहन चले गई, तो कुमार भीमा को भी आई थिंक उनको गिल्टी फीलिंग हुआ या उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो पश्चाताप करने के लिए, उनको भी मालूम था कि मैंने बड़ी बहन को चकमा दिया है, बड़ी बहन को भी पता था कि कुमार भीमा मुझे चकमा देके यहाँ पे आ चुके हैं। तो पश्चाताप करने के लिए वो उस गढ़ पे जाके ध्यान अवस्था में बैठ गए। वहाँ जाके वो बैठ गए। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक के वहीं बैठे रहे। अब ये जो गाँव है नानपुर राज्य, इसके जो राजा थे उनका नाम था राजा उइका। तो इस राजा उइका का बहुत बड़ा महल था। एक दिन इनके महल में चोरी हो गई, तो इन्होंने अपने सैनिकों से, अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाके चोर को ढूँढ के लाओ। तो सिपाही ढूँढने लगे चोरों को और उन्हें कोई चोर मिला नहीं। तो फिर उसके बाद ये इस गढ़ पे आए सिपाही, और उन्होंने सोचा कि अब कोई मिल नहीं रहा है, अगर हम राजा के सामने इस तरह जाएँगे तो शायद राजा हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कुमार भीमा को उठाया और वो अपने महल लेके चले गए। उन्होंने कहा कि यही है वो चोर। राजा उल्का ने बहुत सवाल जवाब किए कुमार भीमा से, लेकिन कुमार भीमा ने उसका जवाब नहीं दिया, और आखिरी में राजा ने कहा अपने सैनिकों को कि कुमार भीमा को पकड़ के उनके कारावास में या उनके जेल में डाल दिया जाए। तो जेल में बंद करके सिपाही कुमार भीमा को आ गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कुमार भीमा जेल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने राजा को जाके बताया कि कुमार भीमा तो जेल के बाहर है। राजा बड़े गुस्से में आ गए। राजा ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, और वो जो है वापस गए जेल के पास में। उन्होंने कुमार भीमा को खुद अपने हाथों से कालकोठरी में डाला, जेल में डाला। थोड़ी देर बाद सिपाहियों ने उन्हें फिर आके बताया कि कुमार भीमा जो है वो वापस जेल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस बार राजा समझ गए कि ये जो मनुष्य है, ये जो आदमी है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। वो तुरंत कुमार भीमा के पास गए, के कदमों में गिर पड़े, और जब ये बात जो है, उनकी जो बेटी थी राजा उल्का की, उनका नाम था कजला, कजला रानी। जब कजला रानी को ये बात पता चली, तो वो भी समझ गई कि ये जो आदमी है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। अब कजला रानी काफ़ी समय से संतान चाहती थी, उनको बच्चा चाहिए था, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो गई कुमार भीमा से मिलने, और वो कुमार भीमा के कदमों में गिर पड़ी। कजला रानी ने कुमार भीमा के चरण स्पर्श किए, उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई और उनसे कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो कुमार भीमा ने कहा कि तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति हो। उसके बाद राजा उल्का ने काफ़ी कुमार भीमा को समझाने की कोशिश की, आप प्लीज़ यहाँ महल में रुक जाइए, पर वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहूँगा। तो राजा उल्का ने अपने सिपाहियों से कहा कि कुमार भीमा जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। तो वो वापस उसी गढ़ पे चले गए जहाँ हम आपको लेके जाएंगे थोड़ी देर में। वो वापस उसी गढ़ पे चले गए और ध्यान अवस्था में बैठ गए। कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद जो है कजला रानी प्रेग्नेंट हो गई। तो अब तो उन्हें यकीन हो गया कि जो कुमार भीमा है वो साधारण मनुष्य नहीं है, और उन्हीं की वजह से जो है उन्हें वो प्रेग्नेंट हुई है, या उन्हीं से वजह से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद जो है रोज़ कजला रानी प्रेग्नेंट होने के बावजूद उस गढ़ पे जाती थी, उनके दर्शन करती थी, सिर्फ चरण स्पर्श करके कुमार भीमा के वापस आ जाती थी। अब वक्त गुजरता गया, महीने गुजरते गए, कजला रानी हर बार वहाँ गढ़ पे जाती और उनके कुमार भीमा के चरण स्पर्श करके वापस आ जाती। उसके बाद जो राजा उल्का थे उन्हें अब चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम गर्भवती हो, इस अवस्था में तुम्हें गढ़ पे नहीं जाना चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन कजला रानी मानी नहीं, क्योंकि उनकी इतनी श्रद्धा थी कुमार भीमा पर। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उनके अंडर में जो काम करते थे उन्हें तुरंत ऑर्डर दिया कि गढ़ के पास ही आपको एक फोर्ट बनाना है कजला रानी के लिए, ताकि उन्हें दूर ना जाना पड़े कुमार भीमा से मिलने के लिए या उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो पीछे आप देखेंगे, अगर हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, पीछे एक नदी के बीचों बीच यहाँ पे, उस समय यहाँ नदी नहीं हुआ करती थी। ये नदी जो है यहाँ पे डैम बना काफ़ी सालों पहले, उसके बाद ये नदी आई। उस समय ये ज़मीन थी। तो आप पीछे देखेंगे नदी के बीचों बीच एक फोर्ट जैसा बना हुआ है, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। वो फोर्ट बनाया गया कजला रानी के लिए। विश्राम गृह जिसको बोलते हैं, वो विश्राम गृह बनाया गया कजला रानी के लिए। कजला रानी यहीं रहने लगी, और यहाँ से उनके लिए काफ़ी आसान हो गया कुमार भीमा के दर्शन करने का और चरण स्पर्श करने का उनका। लेकिन जब 9वां महीना आया, 9 महीने हो गए उनको प्रेग्नेंट होके, तो उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी ऊपर जाने में। तो जब एक बार वो ऊपर जाने लगी, वो जा नहीं पाई। तो उन्होंने कुमार भीमा को आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा, भीमाल पेन, अब मैं वहाँ ऊपर नहीं आ पाऊँगी, मेरी अवस्था नहीं है कि मैं ऊपर आ सकूँ, तो मैं आपसे विनंती करूँगी कि अब आप नीचे आएँ।
तो भीमालपेन ने मतलब कुमार भीमा ने, उन्हें भीमालपेन कहा जाता है। यहाँ पे जो लोग उन्हें मानते हैं उन्हें भीमालपेन कहते हैं, कुंवारा भीमसेन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि जब मैं नीचे आ रहा होगा, तो आप जिस रास्ते से आए हैं, उसकी दूसरी ओर से आप नीचे जाएँ और पीछे मुड़ के ना देखें। कजला रानी ने उनकी बात मानी क्योंकि उनको बहुत मानती थी वो। कजला रानी ने उनकी बात मानी और वो नीचे आने लगी। जैसे ही वो नीचे आने लगी, हिमालपेन ने एक विराट रूप धारण किया, बहुत बड़ा एक रूप धारण किया और इस बीच जो है कजला रानी ने पीछे देख लिया। इस विराट रूप को देख के कजला रानी तो एक साधारण मनुष्य थी, तो इस विशाल रूप को देख के कजला रानी बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई और ये विराट रूप भीमालपेन ने धारण किया, बहुत ज़ोर से आंधी आने लगी, बिजली कड़कने लगी और उसी बेहोश अवस्था में कजला रानी ने पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कुंवारा भीमसेन ने कि 3 कदम वो नीचे आए उस गढ़ से। एक कदम जो है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, एक कदम के निशान ऊपर ही कहीं पे गढ़ पे है। दूसरा कदम का निशान है, यहाँ पे कुआँ है छोटा-सा, वो दूसरा कदम का निशान वो कहते हैं कि दूसरा कदम का निशान वो है, उन्होंने यहाँ के लोगों ने जब श्रद्धालुओं ने उसको कुएँ की तरह बनाया है। और तीसरा कदम का जो निशान है, वो यहाँ पे एक मंदिर है। जो वहाँ तीसरा कदम था, वहाँ पे लोगों ने जिन्होंने भी ये सब देखा था, उन्होंने आगे चल के ये मंदिर बनाया और वहाँ पे ये तीसरे कदम पे आज ये मंदिर मौजूद है। तो आप समझ गए होंगे कि कुंवारा भीमसेन का नाम कुंवारा भीमसेन क्यों है, वो कुंवारे ही रहे। उन्होंने अपना जीवन जो है उस समाज कार्य को उन्होंने समर्पित कर दिया था अपना जीवन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंवारा भीमसेन का जन्म जो है वो भी इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में हुआ था। उनकी माता जो है रानी कोतमा, वो एक जंगल में थी और जंगल में बहुत ज़ोर से बारिश हुई, आंधी हुई और उसी बीच जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन कुंवारा भीमसेन का जन्म हुआ था। इसी वजह से चैत्र पूर्णिमा के समय यहाँ पे काफ़ी साल तक इस गढ़ पे मेला लगता रहा और आज भी चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आदिवासी समाज के, गौंड समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये थी कुंवारा भीमसेन की कहानी। अब आपको उन जगहों पे ले जाते हैं जो इस पूरी जगह को एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस बनाते हैं एंड ऑल दोज प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ कुंवारा भीमसेन। लेट मी टेक यू टू ऑल दोज प्लेसेस ऑन आवर स्पेशल प्रोग्राम व्हिच इज डिस्कवर नागपुर एट ए नेशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम जा रहे हैं उस रानी महल की तरफ। पीछे मेरे रानी महल है और बोट से वहाँ जाना होता है। तो टूरिस्ट लोगों के लिए ये बहुत एक मज़ेदार जगह है। ये देखिए रानी महल यहाँ पे। तो टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत मज़ेदार जगह है, वो यहाँ पे आके यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। अगर मेरे जैसे आप हो तो आप थोड़े घबराओगे क्योंकि मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत मज़ा आएगा। आप अगर साइड में देखेंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये, आप यकीन नहीं मानेंगे कि नागपुर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर दिस नेचर्स पैराडाइज एग्जिस्ट। सो अब हम आपको लेके जाएंगे रानी महल में, कजला रानी के विश्राम गृह में, जहाँ पे वो आराम करते थे, जो उनके पिता राजा उइका ने उनके लिए स्पेशली बनवाया था। तो दोस्तों, मैं अब आपको लेके आया हूँ उस कजला रानी के विश्राम गृह में। आप देख सकते हैं ये वो विश्राम गृह है जो बनवाया था उनके पिता राजा उइका ने उनके लिए, ताकि वो ऊपर उस गढ़ पे जा सके कुंवारा भीमसेन से मिलने। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे पहले कोई नदी नहीं थी। ये डैम बनने के बाद ये नदी बनी है, या पहले सब ज़मीन थी। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो विश्राम गृह है पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। थोड़ा अगर आप पास में देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा-सा आपको दरवाज़ा दिखाई देगा। दरवाज़ा या खिड़की जो भी है, आपको थोड़ा दिखाई देगा। तो ये वो विश्राम गृह था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो विश्राम गृह है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। बट हमारे साथ जो भाई है, दिनेश भाई है, जो इस बोट को चला रहे हैं, उन्होंने बताया कि कई बार जब पानी कम होता है तो ये पूरा विश्राम गृह दिखाई देने लग जाता है और कई लोग अंदर गए भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे आए हैं तो पानी पूरा ऊपर तक है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पानी कम होता है यहाँ पे, तब आप यहाँ पे ज़रूर अंदर जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी बोट राइड, जो मेरे लिए तो थोड़ी डरावनी भी थी, लेकिन एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा थी। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर गढ़ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुंवारा भीमसेन जहाँ पे ध्यान में रहते थे, उस गढ़ पे जहाँ पे कजला रानी उनके दर्शन करने पहले जाया करती थी, उसके बाद विश्राम गृह बना, तो उस गढ़ पे हम लोग जाने वाले हैं। अब दोस्तों, चैलेंज ये है कि उस गढ़ पे जाने के लिए ना आपको 1 घंटा लगेगा अगर आप पैदल चल के जा रहे हो। अगर आप थोड़ा रुक-रुक के जा रहे हो, नॉन स्टॉप अगर जा रहे हो, आपको 45 मिनट्स आराम से लगेंगे। और जैसे कि हम लोग जब आए थे,
तो वहाँ पे बहुत सारी पानी की दुकानें थी, कुछ छोटा-मोटा आप खा सकते थे। लेकिन इस पूरे रास्ते पे कुछ नहीं है। तो जभी भी अगर आप यहाँ पे आए और अगर आप ऊपर इस रास्ते से गढ़ की तरफ जाएँ, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप पानी लेके आएँ। मेरे पास भी पानी है, तो आप पानी की बॉटल लेके चलें साथ में। चलिए ऊपर चलते हैं गढ़ पे और ऊपर देखते हैं कुँवारा भीमसेन कहाँ पे ध्यान में बैठते थे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी गढ़ पर और जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैंने जैकेट पहन के रखा था, अब मैंने जैकेट उतार दिया क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऊपर चढ़ने का रास्ता इतना आसान नहीं है। तो अगर आप आना चाह रहे हैं ऊपर गढ़ पर तो आई सजेस्ट कि आप शूज़ ही पहन के आए। तो हम लोग गढ़ पे है यहाँ पे, यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, महादेव का मंदिर है। यही वो जगह है जहाँ पे कुँवारा भीमसेन बैठ के ध्यान करते थे और यहाँ पे पहले कजला रानी आती थी उनके दर्शन करने। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले वहाँ पे विश्राम गृह बना था, उनके पिताजी ने, कजला रानी के पिताजी ने बनाया और वो यहाँ पे दर्शन करने आती थी। मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो आने की अवस्था में नहीं थी, 90 महीने में जब वो गर्भवती थी, तो उन्होंने कहा कुँवारा भीमसेन से कि भीमेन पाल मैं अब नहीं आ पाऊँगी। तो भीमेन पाल जो थे उन्होंने 3 कदम नीचे बढ़ाए। तो पहला कदम जो यहाँ से बढ़ाया उन्होंने, ये वहाँ पे ध्यान में बैठते थे और यहीं पे फिर जो गाँव वालों ने यहाँ पे उनका मंदिर बनाया। आप ऊपर अगर आएँगे तो इस मंदिर को अलावा अगर आप यहाँ इस साइड में देखेंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। आप यकीन नहीं मान सकते कि सिर्फ नागपुर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर इतनी खूबसूरत जगह है। बहुत दूर वहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ से हमने बोटिंग शुरू की थी। वो शायद कैमरा में आपको दिखाई भी ना दे, अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आपको दिखाई दे। वहाँ पे बोट्स नज़र आएंगी आपको। बहुत दूर वहाँ पे हमने बोटिंग की थी, उसके बाद पूरा ये पहाड़ चढ़ते हुए इस गढ़ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे कुँवारा भीमसेन इस जगह पे। ये थी वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इस गढ़ पे हम लोग आए हैं। अब चलते हैं वापस नीचे। नीचे जाना उतना मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा, लेकिन चलिए चलते हैं नीचे। और आप देख सकते हैं मंदिर भी बड़ा मज़ेदार है, बड़ा खूबसूरत है ये मंदिर भी और बहुत श्रद्धा है लोगों की इस मंदिर पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वहाँ भीमगढ़ से नीचे, यहाँ पे वापस जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस पूरे वीडियो की, इस पूरे एक्सपीडिशन की। तो ये थी पूरी कुँवारा भीमसेन की कहानी। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो नागपुर 0 माइलस्टोन से 60 किलोमीटर्स पे, टू बी प्रिसाइज 59 किलोमीटर्स तक के अगर आप सफ़र करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट के माध्यम से हमने जो आपको बताया, उसकी वजह से आपको ये भी पता है कि इस जगह का इंपॉर्टेंस क्या है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आए तो आपको क्या क्या यहाँ पे देखना चाहिए। मेरा नाम है अमर जाजू और अगली बार फिर एक जगह पे मैं आपको लेकर चलूँगा on the program Discover Nagpur at Nation Next. Also, if you like this video, don't forget to like the video on Facebook, YouTube, subscribe to our channel on YouTube and don't forget to press the bell icon. और also please comment on the video. अगर आपका कोई feedback है तो please उसको comment के माध्यम से हम तक पहुँचाएं। Thank you so much. This is me Amar Jaju again signing off from Discover Nagpur at Nation Next. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.